पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भोपाल में हुई एक रैली को खिताब करते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सरकार के इरादों की तरफ से ये कहकर इशारा दिया था कि एक मुल्क में दो कानून नहीं हो सकते। उधर लॉ कमीशन ने भी लोगों से अपनी राय मांगी है। तो वहीं आज एक्सपर्ट कमेटी ने कहा कि हम उत्तराखंड सरकार को अपनी रिपोर्ट जल्द ही पेश करेंगे। तेजी से होने वाली इन तमाम हलचल से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार मॉनसून सेशन में यूसीसी पर बिल ला सकती है। ऐसे में तमाम मजहबी तंजीमें भी पेशकश में पड़ी हुई हैं। खासकर मुस्लिम उलेमा और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस कानून की सख्ती से मुखालफत कर रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि अलग अलग मजहबों और रंगों से भरे इस मुल्क में यूसीसी जैसे कानून की जरूरत नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तो बाकायदा सोशल मीडिया पर लिंक जनरेट करके लोगों से अपील की है कि इस लिंक में जाकर अपनी मुखालफत दर्ज करें। आज हम बात इन्हीं मुद्दों पर करेंगे कि क्या मानसून सेशन में सरकार बिल ले आएगी, क्या इस नए कानून की जरूरत है, मुल्क का आइन क्या कहता है और इन कानूनों से मजहबों पर क्या असर पड़ेगा। तो ये कई सवाल हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर। क्या सरकार मॉनसून इजलास के दौरान ही ये बिल पेश करने वाली है? क्योंकि मशवरे 13 तारीख तक मांगे गए थे, कहा गया था कि 13 जुलाई तक सब अपने मशवरे पेश करें। लेकिन जिस तरह की तेजी इस वक्त आ रही है, उत्तराखंड में ड्राफ्ट तैयार होने की बातें हो रही हैं कि सरकार के सामने ये ड्राफ्ट तैयार कर दिया जाएगा। वज़ीर कानून ने हालांकि कहा कि अभी इंतजार करने की जरूरत है, 13 तारीख के बाद तस्वीर और साफ हो जाएगी। मुस्लिम तंजीमें जो हैं वो उसकी मुखालफत करती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या खाली मुस्लिम तंजीमों की ओर से मुखालफत जारी है या फिर कोई और भी इसकी मुखालफत कराए? इन तमाम सवालों के जवाब तलाशते हैं। इस वक्त खास मेहमान जुड़ गए हमारे साथ। संजय के चड्ढा साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, इस वक्त हमारे साथ इस चर्चा में हैं। इसके अलावा महेश वर्मा, सीनियर बीजेपी लीडर, जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ, और विजय कौशिक, सीनियर कांग्रेस लीडर, इस वक्त हमारे साथ चर्चा में शामिल है। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आप लोगों का अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। महेश वर्मा साहब, सबसे पहले आपका रुख करना चाहेंगे। यूसीसी पर चर्चा तेज है, कमिंग सून की जो आहट है वो हर गुजरते दिन के साथ सुनाई दे रही है। बीजेपी की ओर से कहा गया, मरकजी हुकूमत की ओर से, कि मशवरे भी मांगे गए, लॉ कमीशन को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। लेकिन उत्तराखंड में जिस तरह की तैयारी है, बहुत जल्द यूसीसी पर फाइनल कोई फैसला आ सकता है, ऐसे भी इम्कान है। देखिए, उत्तराखंड की जो तैयारी है या उत्तराखंड सरकार का जो निर्णय है, उसके ऊपर कहीं सुप्रीम कोर्ट की मोहर भी लगी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्टता के साथ जो है इस पे ये कहा कि आर्टिकल 162 में राज्य सरकार महेश जी, आपके पास दोबारा लौटेंगे, आपके वीडियो में दिक्कत आ रही है टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। हम फिर रुक करेंगे आपका। संजय के चड्ढा साहब भी इस वक्त हमारे साथ चर्चा में है। संजय के चड्ढा साहब, क्योंकि आइन के हवाले से कई सवाल उठ रहे हैं। आर्टिकल 44 का हवाला दिया जाता है, कहा जाता है कि रियासतें ये तय करें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने की जरूरत है। लेकिन हम तारीख पर अगर नजर डालें, 2018 की बात करें, अभी 2018 बीते 5 साल का लगभग वक्त होने चला है, और तब कहा गया था कि अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड को नहीं लाया जा सकता, कई जटिलताएं हैं, कई रुकावटें हैं और उन पर काम करने की पहले जरूरत है। और इस बीच एक बार फिर से यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा 2023 में ही शुरू हो जाती है। कैसे देखते हैं, क्या कहता है? देखिए, जहां तक सवाल है कॉन्स्टिट्यूशन का, आइन ने बड़े स्पष्ट शब्दों में आर्टिकल 44 दिया है, जो कहता है कि अपनी पॉलिसीज में आप यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने का प्रयास करिए, सरकारों को ये कहा है। और एक और आर्टिकल है जो बहुत ही अहम है, आर्टिकल 37। उसमें ये कहा गया कि ये आर्टिकल जो हैं, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो हैं, ये डायरेक्टिव्स हैं, ये कंपलसरी नहीं है इनको इस तरफ कदम उठाने हैं। ऐसा नहीं है कि ये अगर नहीं होंगे तो आप इसको वो कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं। फिर इसके अलावा मैं आइन के पहले 2-3 इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। इसके अलावा आर्टिकल 25 से 28 तक तमाम लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। इस बैकग्राउंड के साथ सुप्रीम कोर्ट ने तमाम अभी तक जितनी नजीरें आई हैं, चाहे वो शाहबानों से शुरू होके अभी तक, हर दफा ये कहा है कि यस, एक मुल्क एक कानून क्यों नहीं है। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि क्यों नहीं, अब जैसे कई ऐसे चीजें हैं जिनसे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता, अगर ऐसी चीजें आती हैं तो उनको एक्सेप्शन क्रिएट कर दीजिए, उनका एक्सेप्शन बना लीजिए। और इस तरीके से बड़ी से विचार विमर्श के बाद, बैठ के बातचीत करने के बाद
ये इम्पॉसिबल टास्क नहीं है। इस टास्क को अचीव किया जा सकता है और एक मजबूत पर्सनल लॉ बनाया जा सकता है पूरे मुल्क के लिए। साथ में लास्ट बात जो कि बहुत अहम है, ये बात हमें नहीं भूलनी है कि हमारा देश विविधताओं का देश है। डिफरेंट अगर आप जम्मू कश्मीर से शुरू हो जाए और कन्याकुमारी तक आप जाएं, विविधताएं ही विविधताएं हैं। और इसी वजह से सवाल उठ रहा है संजय साहब की डाइवर्सिफिकेशन इतना है हिंदुस्तान में, अलग अलग लॉ बोर्ड्स हैं, और उसके बाद अगर यूसीसी लाया जाता है, यूसीसी पर मशवरे तो इस वक्त किए जा रहे हैं, लेकिन अगर फाइनल कोई फैसला लेना होगा तो फिर वो मुमकिन किस तरह होगा, ये भी समझेंगे। इस वक्त और भी लोग हैं, मौलाना शहाबुद्दीन रजवी साहब इस्लामिक स्कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी समझते हैं यूसीसी पर क्या मौक़िफ़ है, क्योंकि मुस्लिम तंजीमें ड्राफ्ट जो तैयार हो रहा है उससे पहले अपने मशवरे देना चाहते हैं। मौलाना शहाबुद्दीन साहब। मौलाना साहब आप म्यूट हैं, अनम्यूट करके अपनी बात रखें। मौलाना साहब आवाज मिल रही है आपको? आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, फिर राब्ता करने की कोशिश करेंगे, समझेंगे, क्योंकि इस वक्त मुखालफत का जो दौर है वो भी लगातार जारी है। विजय कौशिक साहब कांग्रेस लीडर जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ। कांग्रेस की ओर से भारी मुखालफत की जा रही है विजय साहब यूसीसी की। देखिए, कांग्रेस पार्टी को मुखालफत करने का हक है क्योंकि हम विपक्ष में हैं। अगर समाज का कोई वर्ग हमसे अपनी कोई शिकायत रखता है तो हम उन शिकायतों के आधार पर उनकी पैरवी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से देश के मुसलमानों से आग्रह करता हूं कि आज आपके कंधे पर दोहरी जिम्मेवारी है। दोहरी जिम्मेवारी ये है कि भाजपा चाहती है कि देश के मुसलमानों को किसी तरीके से उंगली लगा लगा कर भड़काया जाए और उन्हें भड़काकर देश के हिंदुओं को बहकाया जाए, देश के हिंदुओं को खतरे में बताया जाए, जिससे कि 2024 के चुनाव की तैयारी की जा सके। मैं देश के मुसलमानों से आग्रह करता हूं कि समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर बिल्कुल भी विरोध ना करें। क्यों ना करें? क्योंकि आपने सुना होगा कि जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। आज भी बहुत सी कम्युनिटी ऐसी है देश भर में जिनके अपने रीति रिवाज हैं, अपने कानून हैं। सरकार ने बेशक कितने कानून बना दिए हों, लेकिन वो लोग अपने ही तरीके से अपनी जिंदगी जीते हैं। इसी तरीके से जिन चीजों के लिए अगर मुस्लिम समाज के लोग एग्री हैं आपस में, तो उनको लेकर फिर कोई कानूनी कार्रवाई की बात ही नहीं आएगी। जब कानूनी कार्रवाई की बात ही नहीं आएगी, तो जो उनके ऊपर कुछ चीजें थोपने की बात चल रही है तो उसका उनके ऊपर कोई असर नहीं होगा। देश के मुसलमानों को समझना पड़ेगा कि भाजपा चाहती क्या है। भाजपा ये चाहती है कि अगर टमाटर 200 रुपए किलो भी हो जाए तब भी उसके ऊपर कोई चर्चा ना हो। 100 रुपए किलो तो अभी हो चुका है। भाजपा ये चाहती है कि अगर सरसों का तेल जो 50 रुपए लीटर बिका करता था कांग्रेस राज में, जो बीजेपी राज में 200 लीटर तक पहुंच गया और अब 140 रुपए लीटर है, उसके ऊपर कोई बात ना हो। बीजेपी चाहती है पेट्रोल डीजल की महंगाई के ऊपर बात ना हो, बेरोजगारी के ऊपर बात ना हो, विदेशी कर्ज के ऊपर बात ना हो। मतलब जो जरूरी मुद्दे हैं देश की राजनीति से जुड़े, देश की 125 करोड़ जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उनके ऊपर चर्चा ही ना हो, तो उसका एक आसान सा उपाय है कि देश के किसी भी वर्ग को भड़काया जाए और उनकी आड़ में हिंदुओं को बताया जाए कि आप खतरे में हैं और उसका राजनीतिक लाभ लिया जा सके। मैं एक चीज कहता हूं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम एक चीज माननीय मोदी जी से पूछते हैं कि माननीय मोदी जी, आपने कहा कि एक देश एक कानून व्यवस्था। इससे पहले एक जुमला और था आपका, एक देश और एक टैक्स व्यवस्था। उसके लिए आप जीएसटी लाए, जीएसटी में कई स्लैब आपने बना दी। उसके अलावा भी तमाम तरह की टैक्स व्यवस्थाएं आपने जनता के ऊपर थोप रखी है। आप इस नई टैक्स व्यवस्था के माध्यम से जनता को निचोड़ने का काम कर रहे हैं। तो ये एक देश एक टैक्स व्यवस्था कैसे हुई, पहली बात। इसी तरीके से एक देश एक कानून, उसमें आप आरक्षण की बात नहीं कर रहे, उसमें आप उन कानूनों की बात नहीं कर रहे जो जाति विशेष को दिए गए हैं। ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिन पर सामाजिक बराबरी होनी चाहिए,
चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे ठीक है, हिंदू हो। जवाब लेकिन लेते हैं। हम महेश वर्मा जी इस वक्त हमारे साथ हैं। ठीक है विजय जी, जवाब ले लेते हैं। महेश वर्मा जी जवाब दीजिए, क्योंकि यूसीसी की बात लगातार बीजेपी फ्रंट फुट पर आकर इस पर कर रही है। पीएम मोदी ने अपने खिताब के दौरान कह दिया कि 2 कानून एक घर नहीं चला सकते, तो देश कैसे चलाएंगे? लेकिन सवाल कई उठ रहे हैं इस पे। सवाल तो जो लोग उठा रहे हैं वो कहीं भारतीय जनता पार्टी से पहले वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर वो सवाल उठा रहे हैं, इस देश के संविधान के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, इस देश के कानून के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। जिनको इन सब चीजों पे विश्वास नहीं है वो स्वाभाविक रूप से सवाल उठाएंगे। अगर किसी को भी विश्वास है इस देश के संविधान में, कानून में, व्यवस्था में, सुप्रीम कोर्ट में, तो इस चीज को सबसे पहले तो ये समझना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इसमें 4 बार सहबानो प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी थी कि आर्टिकल 44 को जो है वो एक तरह से गला घोट दिया गया। सरला मुदगल में क्या बोला, जॉर्ज बाथम में क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने, और अभी सायरा बानो में आकर क्या बोला, और 5वीं बार सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आर्टिकल 44 का जो है वो उच्च अधिकार का हनन क्यों हो रहा है। 1948 में जब इसको संविधान के दायरे में लाया गया और लाकर और इसको जो है लागू करने की बात की गई, तो 1956 में हिंदू सिविल कोड बना के उसको कानूनी रूप दे दिया गया। लेकिन उसके बाद ये मामला लंबित रहा। 1985 में सहबानो प्रकरण में जिस तरह से देश के संविधान की मर्यादा का उल्लंघन कांग्रेस सरकार ने तब के की, क्योंकि उस समय मुस्लिम वोट जो है वो उसके जरिए जो है सत्ता में बने रहने का जो एक सोच था, एक समझ था, कहीं उन हमारी बहन बेटियों की दुख दर्द से कोई लेना देना नहीं था। सिर्फ ये था कि भाई एक समाज को, एक वर्ग को, मुसलमानों को किसी तरह से खुश रखना है, तो उसकी वजह से जो है संविधान का वहां गला कहीं कटा गया। अब रही बात कि अब यूसीसी अगर आ रहा है तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि यूसीसी सिर्फ मुसलमानों के ऊपर ही लागू होगा या देश के और लोगों के ऊपर भी लागू होगा। इस संजय के चड्ढा साहब और क्लियर कर देंगे, बड़े कानूनविद उनको समझ में आता है। लेकिन इस तरह का जो एक कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है कि आरक्षण एक समान अधिकार होगा तो आरक्षण का क्या होगा। साहब, आरक्षण उस एम्बिट में आता ही नहीं। आप सिविल प्रोसीजर की बात कर रहे हैं, आप एडमिनिस्ट्रेटिव जो व्यवस्था है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। चलिए ठीक है, समझ लेते हैं। संजय के चड्ढा साहब इस वक्त हैं। संजय के चड्ढा साहब, आर्टिकल पर हम बात कर रहे थे। ठीक है महेश जी, संजय जी से समझ लेते हैं ये बातें। संजय जी, आर्टिकल 29 में भी कहा गया, क्योंकि रिजर्वेशन की बात अभी सवाल उठा के फिर रिजर्वेशन का क्या होगा, लेकिन आर्टिकल 29 की बात करें, माइनॉरिटीज के हुकूक के प्रोटेक्शन की बात करता है, तो कैसे पॉसिबल हो पाएगा? क्योंकि एक तरफ कहा जाता है कि अगर मुल्क तैयार है, आर्टिकल 44 का हवाला भी दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले पर समाअत हुई कि अगर महसूस किया जाता है रियासतों के हवाले से कि अब आवाम तैयार है और एक प्लेटफॉर्म पर आने के लिए वो इत्तेफाक राय रखते हैं, तब इस पर अमल किया जाएगा। ये मुमकिन कैसे हो पाएगा? देखिए, सबसे जरूरी बात जो है, आवाम तैयार है, मुल्क तैयार है, वो बातें सारी सही हैं। जो आपको ये बात समझ लेनी होगी, और मैं आपके माध्यम से मैं तमाम हमारे सुनने वालों को बताना चाहता हूं कि आर्टिकल 44 के ऊपर बहुत ऊपर है, उससे फंडामेंटल राइट है 25 से लेकर जो 29 तक की बात की, उनमें बहुत इंपॉर्टेंस है, उनको किसी तरीके से डाइल्यूट नहीं किया जाएगा। ये पहली, क्योंकि समझने की कोशिश करिए इस चीज को, वो जो अधिकार, राइट्स, हकूक आपको दिए गए हैं, वो हकूक सबसे ऊपर हैं, उनको कोई नहीं छेड़ सकता, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। फिर दूसरी चीज, अब जब हम यूसीसी की बात करते हैं, ये 3 चीजों के मुतल्लिक है। पहली चीज है आपकी शादी से रिलेटेड, डाइवोर्स से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड, पहला। दूसरी चीज, ये जो यूसीसी है जिसकी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि यही 3 चीजें हैं जिनमें कानून अलग है, बाकी सारा सिविल कोड सबके लिए समान है पहले से ही, उसमें कोई एडिशन नहीं है ना डिलीशन है। दूसरा चीज है इनहेरिटेंस, तीसरा चीज है मेंटेनेंस और अडॉप्शन। तो ये 3 चीजों के लिए ही एक सा कानून की बात हो रही है, क्योंकि इन चीजों में पर्सनल लॉ लगता है। देखिए, कई चीजें हमें नहीं भूलनी है। अगर कोई अच्छाई की ओर बढ़ता है मुल्क, गरीब दबी हुई महिलाओं के अधिकारों की अगर बात होती है और उसमें
किसी पर्टिकुलर कानून को, अभी मेरे दोस्त हैं कौशिक साहब, वो बोल रहे थे कि देखिए पॉलिटिकल मैं बात बिल्कुल नहीं करूंगा, मेरा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। देखिए वो कह रहे थे कि आधे मुसलमानों को स्वीकार कर लेना चाहिए। अरे भाई ऐसे स्वीकार करने से नहीं है। अगर जैसे किसी मोहतरमा को कोई दिक्कत है, वो केस फाइल करेगी तो उसका केस चलेगा ना। ऐसा नहीं है कि कानून बन जाने से, तो उनका पार्टिसिपेशन मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को भी और तमाम मुस्लिम स्कॉलर्स को, टेक पार्ट इन दिस मेकिंग ऑफ लॉ। और अगर ये लॉ बनता, एक्सेप्शंस क्रिएट करनी पड़ेंगी। ऐसा थोड़ी है कि अगर कोई चीज है उसको आप हटा देंगे, ऐसा नहीं है। एक्सेप्शन क्रिएट करते हुए एक यूसीसी बन सकता है। देखिए अगर आपने कहा कि यूसीसी बने, हिंदू के भी तमाम लॉ चले जाएंगे, हिंदू मैरिज एक्ट चला जाएगा, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट चला जाएगा, वो तमाम एक्ट चले जाएंगे हिंदूज से जो पर्टेनिंग है। और हिंदूज में भी ट्राइबल्स हैं, तमाम है, तो उनकी एक्सेप्शंस क्रिएटेड हैं आज के कानून में। तो ऐसे क्यों नहीं एक बड़े प्रारूप को तैयार किया जाए, एक खाका तैयार हो। संजय के चड्ढा साहब, हम एक और यहाँ पर क्लैरिफिकेशन चाहेंगे कि दूसरे मज़ाहिब पर भी तो इसका असर दिखाई देगा। कई ईसाई मज़ाहिब के जो कानून हैं उस पर भी असर दिखाई देगा। जो माइनॉरिटीज हैं हिंदुस्तान के अंदर वो पर्सनल लॉ के बोर्ड के हिसाब से ही चलती हैं, तो तरमीम तो हर तरफ की जाएगी। तरमीम तो हर एक में होनी है, ईसाइयों का कानून भी चले जाएंगे, किसी का कानून नहीं रहेगा, फिर एक ही कानून है मतलब। और वो कानून सिविल लॉ ब्रॉडली, सिर्फ मैंने जो 3 चीजें बताई सिर्फ उनके मुताल्लिक हो रही है यहाँ पे बात, और किसी की बात नहीं हो रही है। बाकी लॉ तो ऑलरेडी समान है। अगर मुझे किसी से रुपए लेने हैं, चाहे वो मुसलमान है, हिंदू है, ईसाई है या कोई और मुल्क किसी और धर्म से आता है, हमको कानून उनके लिए सेम है। रिकवरी का सूट लगेगा, कोर्ट फीस देनी पड़ेगी, और जैसे एक मुकदमा चलता है वैसे मुकदमा चलेगा। बिल्कुल ठीक है। विजय साहब, आपने कहा कि यहाँ पर अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, लेकिन हमें ये समझने की ज़रूरत है मुखालफत हर तबके से की जा रही है। साथ ही साथ कांग्रेस इल्ज़ाम लगाती है 2024 करीब है, जिस वजह से सियासत को छेड़ने के लिए बार बार यूसीसी का मुद्दा उठाया जाता है। लेकिन अब जिस तरह की तैयारियां हैं, मानसून सेशन में इसकी आहट सुनाई देने लगी है, क्या मौक़िफ़ लेकर पहुंचेगा अपोजिशन? देखिए, सबसे पहली बात कि आखिर इस कानून की देश को जरूरत क्या है, उस पर हम चर्चा करें। जब सरकार ने विधि आयोग को ये प्रस्ताव भेजा कि आप इसके ऊपर तैयारी कीजिए, तो उसके लिए आयोग ने कहा कि भाई इस पर जो मौजूदा कानून है वो सभी पर्याप्त है, क्योंकि 4 मुद्दे इसमें छेड़े गए हैं, जिसमें शादी है और जिसमें बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया है और दूसरी चीजें हैं। सिर्फ 4, ना कि सारे मुद्दे छेड़े गए हैं। जैसा कि मोदी जी ड्रामा कर रहे हैं कि एक देश एक कानून व्यवस्था, जैसे वो कह रहे हैं कि इन मात्र 4 चीजों को सही कर देने से एक देश और एक कानून व्यवस्था लागू हो जाएगी। तो सबसे बड़ा मकर जाल, भ्रम जाल, झूठ का जाल तो उन्होंने ये वाला फेंका है कि एक देश एक कानून व्यवस्था। जैसे मुसलमानों को तो सोने की रोटी मिल रही है और हिंदुओं को जो आटे की रोटी मिल रही है, इस कानून को लागू होने के बाद सब इक्वल हो जाएगी। यानी कि किसी जाति विशेष को जो अधिकार, जो सरकारी नौकरियां इससे प्राप्त हो रही थी और दूसरी चीजें प्राप्त हो रही थी, वो इस कानून के लागू होने के बाद सब में बराबर बढ़ जाएगी। तो ये जो ढपोर शंख वाली बात है, ये जो झूठ फैलाने वाली बात है, कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रही है। जब विधि आयोग ने इनका ये प्रस्ताव ठुकरा दिया, फिर सरकार ने दोबारा आदेश दिए कि नहीं, इस बारे में आप कार्रवाई करके, और तब ये सुझाव मांगने की प्रक्रिया शुरू हुई। तो हम यही कहना चाहते हैं कि सरकार का काम केवल मुद्दों से ध्यान भटकाने का है, उसे कोई लेना देना नहीं है, न हिंदुओं की भलाई से, न मुसलमानों की भलाई से, न किसी सिख की भलाई से, न ईसाई की भलाई से। क्योंकि जब मुद्दा ये होगा तो बात होगी देश की तरक्की की। देश की तरक्की में सबसे बड़ी बाधा क्या है कि आज अगर हम चाइना की बात करते हैं तो बॉर्डर में हमारे देश के अंदर घुस गया है, इस तरह की खबरें आई। तो मोदी जी ने कहा कि हम इनके साथ जो है सबक सिखाएंगे चाइना को, और सबक सिखाने का तरीका देखिए, उनसे हमारा व्यापार घाटा बढ़कर $100 अरब पर पहुंच गया है। कितना बड़ा देश का नुकसान हो रहा है और चाइना कितना मजबूत हो रहा है हमारे साथ व्यापार करके। महेश वर्मा जी से जवाब ले लेते हैं। अपोजिशन का इल्जाम आप सुन रहे हैं, तमाम अपोजिशन के लीडर ने इल्जाम लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि यूसीसी का ड्रिन बोतल से बाहर 2018 में भी आया था, सियासी फायदा लिया गया। अब 2024 की तैयारी, ऐसी वजह से मुद्दे जो है वो खत्म हो रहे थे और यूसीसी एक बार फिर से चर्चा में। तो विपक्ष के मित्रों को चाहिए कि भाई ऐसे चीज को जो है
अगर उनको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की नीयत में कहीं खोट है इसको लेकर, तो है ना, हम उस चीज को अच्छे तरीके से एलोबरेट। फिर आप क्यों कहते हैं, अब ये विजय कौशिक जी आके अपील कर रहे हैं कि इसका विरोध ना करें, कि भारतीय जनता पार्टी की नीयत जो है इसको लेकर जो है वोट पोलराइजेशन का है। आप वोट पोलराइजेशन की अगर बात होती तो आपको 1985 में ये मौका मिला था, आपने क्यों नहीं उस समय कर दिया? लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल सिंपल है कि अगर आप यूसीसी आता है तो यूसीसी से किसी को नुकसान क्या है? जैसे आप कहीं बहन बेटी हैं, आपकी शादी होती है, कल को तलाक हो जाए खुदा न खास्ता, तो वो जो है उसको एक मेहर की रकम मिलेगी, उस रकम से उसको कहीं गुजारा करना है। अब उसका जो है कोई अधिकार अपने बाप के जायदाद में भी नहीं है और ना वो जायदाद में उसका कोई अधिकार है। तो सवाल है, और ये शरीयत में भी है कि वो उसको हक मिलना चाहिए। यूसीसी इतना ही कहता है ना कि अगर आप निकाह करते हैं, आप उसका एक रजिस्ट्रेशन करा लिए, जिसके ऊपर मद्रास हाई कोर्ट ने भी स्पष्ट रूप से कहा कि अगर आपका मैरिज एक्ट में रजिस्ट्रेशन नहीं है तो हम इसको शादी नहीं मानते। जैसे अभी लिविंग रिलेशनशिप को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्टता के साथ कह दिया इसको हम शादी मानते ही नहीं है। तो अगर उस कैटेगरी में ये कहीं जाके फॉल करता है ठीक तो अधिकार से मौलाना शहाबुद्दीन साहब जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ, क्योंकि मुखालफत तेज है, अपने अपने राय जो है मशवरे जो है वो सामने रख रहे हैं। फिर रुक करेंगे सर आपका, तो पूरी बात जी फिर रुक करेंगे, अभी चर्चा में वक्त है सर, आपका पॉइंट और सुनेंगे। मौलाना शहाबुद्दीन साहब से भी हम रिएक्शन चाहेंगे पहले। जी मौलाना शहाबुद्दीन साहब। देखिए, सामान्य नागरिक संहिता का कानून जो लागू किया जा रहा है ये समाज को तोड़ने वाला है और समाज में जो रिवायतें कायम हैं, पुरानी रिवायतें हैं, परंपराएं हैं, उसके खिलाफ है। और इस वजह से ये सामान्य पूरी मुस्लिम कौम ही नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे तबकात हैं जिनको काबिल कबूल नहीं है। यह कमीशन ऑफ इंडिया ने राय मांगी है, उस पर कोई भी मामला मसौदा पेश नहीं किया है। तो कंडीशन में जब मामला है और मुझे समर्थन कर रहे हैं सामान्य नागरिक संहिता का, वो लोग नहीं बता सकते समर्थन तैयार क्या कानून तो मानी जाती अभी भी हम समझते हैं और ठीक है मौलाना शहाबुद्दीन साहब, फिर रुक करेंगे आपका, आपकी आवाज क्लियरली हमारे तक नहीं पहुंच पा रही है, हम फिर से राब्ता करने की कोशिश करेंगे। संजय के चड्ढा साहब, आप पैनल पर मौजूद सभी लोगों की बातें सुन रहे हैं। जिस तरह से सरकार इस वक्त मशवरे मांग रही है कि 13 तारीख तक पहले आम राय इकट्ठी हो जाए, तंजीमें क्या सोचती हैं उसके बाद इस पर फैसला लिया जाएगा, क्या लगता है जिस तरह की मुखालफत भी सामने आ रही है अब मौजूदा सूरत हाल में, अब क्या फिर आगे किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? क्या यूसीसी पर एक कदम और आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा, या फिर मुखालफत जिस तरह से 2018 में की गई थी और लॉ कमीशन की ओर से कहा गया था कि अभी सही वक्त नहीं है यूसीसी पर गौर करने का? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि एक ऑनेस्ट डिस्कशन की इस मौजू पे जरूरत है हम सबको, और खास तौर से जो कई लोग हैं, आप समझ रहे हैं कि मैं कह रहा हूं कि इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट, प्लीज नोट इट समवेयर, हिंदू कम्युनिटी के ऊपर आने वाला है। कैसे? हमारे यहाँ पे अगर आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल, हमारे यहाँ एक दया भागा सिस्टम है लॉ का, एक मृताक्षरा सिस्टम होता है, और तमाम जो हैं वो तमाम ये चीजों का इफेक्ट है। कई वेराइटीज हैं, कई चेंजेस हैं, एक्सेप्शंस क्रिएटेड की गई हैं कानून के अंतर्गत। सिमिलरली मेरा तो ऐसा मानना है, अगर हम सब लोग बैठ के इस कानून को डिस्कस करेंगे, और गवर्नमेंट की ये ड्यूटी है कि ऐसे इसको लोगों को बताया जाए कि जो हिंदू लॉ की अच्छाइयां हैं उनको लिया जाएगा, जो मुस्लिम लॉ की अच्छाइयां हैं उनको लिया जाएगा, और बुराइयों को हटाया जाएगा, और एक जबरदस्त जो है कि कानून को बनाया जाएगा जो कि सहर्ष खुशी के साथ तमाम जो हमारे लोग हैं वो स्वीकार करेंगे। देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कहीं पे भी, चाहे वो मुस्लिम महिला हो, बच्चे हों, अगर उनके हकूकों को वी कांट यूज द रिडंडेंट प्रोसेसेस व्हिच वर देयर। क्यों एक
लड़की को उसके अधिकारों से हटाया जाता है। क्यों? सिमिलरली ये तमाम प्रोग्रेसिव वे में हमें चलने की आज आवश्यकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने तमाम, अभी मेरे भाई महेश जी कह रहे थे, उन्होंने मेंशन किया सरला मुदगिल का केस और तमाम केसेस हैं जिनमें इस चीज का डिस्कशन हुआ है। वी नीड टू सिट डाउन, जहां पे किसी भी धर्म के जो इंपॉर्टेंट लीगल प्रैक्टिस है, इंपॉर्टेंट रिलीजियस प्रैक्टिस है, उसको अगर कोई दखलंदाजी है उसमें, तो मैं आपसे साथ हूं कि उसमें कोई भी दखलंदाजी नहीं है। तो बातचीत करने की जरूरत है। हालांकि जिन केसेस के बारे में बात कर रहे हैं जी संजय जी, इस बात को आगे बढ़ाएंगे। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, माजरत के साथ आपको रोक रहे हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका खैर मकदम है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। संजय साहब, आप अपनी बातों को सामने रख रहे थे, कई आर्टिकल्स हैं और कई सवाल उठ रहे हैं लोगों के दिल में, क्योंकि मुखालफत तेज है। हमने आपसे ये भी समझने की कोशिश की कि अगर मुखालफत की जाती है तो फिर उस सूरत में क्या आगे सूरत हाल बनेगी, क्योंकि अब आहट जो है वो मानसून सेशन तक सुनाई देने लगी है कि यूसीसी पर अब फाइनल बातचीत की जा सकती है। देखिए, जहां तक मुखालफत का सवाल है, अगर कोई लोग मुखालफत कर रहे हैं तो उनको बताना पड़ेगा कि इन बिना पे हम मुखालफत कर रहे हैं। और अब जब बातचीत हो जाएगी, जब एक हर आदमी गौर खास करेगा, उसके ऊपर बैठेंगे हम लोग, बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे, बातों का आदान प्रदान होगा, तो मुझे लगता है फिर मुखालफत का फिर प्रश्न नहीं बचता, क्योंकि एक जो है सब कंसेंसस के साथ इसमें डिसीजन होगा। और मुझे पता नहीं क्यों एक मेरी अपनी आवाज है, और ऐसा भी कई बार लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कई दफा कहा है, तो जरूर इसके पीछे कोई बड़ा वजन होगा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने भी कही है, और मैं इस चीज का सही में स्वागत करता हूं कि ये होना चाहिए। लेकिन इस स्वरूप में
ऐसे तरीके से कि किसी को डरा के या किसी को उसको, वो वाली बात जो बार बार ऑपोजिशन कह रही है, उस स्वरूप में बिल्कुल ये स्वीकार योग्य नहीं है, मेरा ख्याल है। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट वो ये है कि अगर हम मिडवे कंसेंसस के साथ बनाएंगे तो बन जाएगा, और ये हमारे सबकी बेहतरी के लिए है। ठीक, विजय साहब, हमारे सबकी बेहतरी के लिए संजय के चड्ढा साहब ने समझा। दूसरी जो मुख्तलिफ सियासी पार्टियां अपोजिशन की बात करें, आम आदमी पार्टी की ओर से कहा गया कि अगर यूसीसी सबकी राय जानने के बाद, सबके इत्तेफाक राय कायम होने के बाद लाया जाता है तो फिर उसका इस्तकबाल करते हैं। ऐसी सूरत में कांग्रेस पार्टी का रुख जानना चाहेंगे, क्योंकि भारी मुखालफत का सामना इस वक्त यूसीसी को मुस्लिम तंजीमों की ओर से, मुस्लिम रहनुमाओं की ओर से करना पड़ रहा है, तो फिर क्या मौक़िफ़ रहने वाला है? देखिए, कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि इस मुद्दे से ज्यादा और भी बहुत से महत्वपूर्ण मुद्दे जो कि आम जनजीवन के साथ जुड़े हुए हैं वो ज्यादा जरूरी हैं। अब चूंकि केंद्र में एक ऐसी सरकार है जो किसी की सुनती नहीं है, चाहे हम कृषि बिलों का मुद्दा देख लें कि जिस तरह से अपने बहुमत में होने का फायदा उठाकर मोदी जी ने एक तरफा रूप से कृषि बिल लागू कर दिए और बाद में अकेले ही सामने प्रकट होकर जनता के उन्होंने ये कहा कि वो जनता को इस बारे में समझा नहीं पाए, किसानों को नहीं समझा पाए, इसलिए वापस ले रहे हैं। देखिए, मनमर्जी तो इन्हीं की चलने वाली है। हम, बड़ी सीधी सी बात है, हम ना इनका समर्थन करते हैं ना हम इनका विरोध करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा ये मानना है कि जो जरूरी मुद्दे हैं, जैसे आज जरूरी मुद्दा है, इससे भी जो जरूरी मुद्दा है वो मणिपुर का है, जो 2 मई से लगातार सुलग रहा है। आए दिन वहां लोगों की हत्याएं हो रही हैं, लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, जो आपसी भाईचारा है उसमें आग लग चुकी है। इसी तरह इससे पहले दिल्ली 2-2 बार दंगों की भेंट चढ़ गई, मोदी जी के राज में चढ़ी ना, और आम आदमी पार्टी की सरकार थी वहां पर, आप ये देखिए। तो इन परिस्थितियों में देश को बचाए रखना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हमें मालूम है भाजपा चाहती है देश का मुसलमान भड़के, देश के मुसलमान को उंगली लगाई जाए, और वैसी जैसे लोग इसका विरोध करें और दुनिया भर के मौलाना और जो धार्मिक लोग हैं वो विरोध करें, जिससे भाजपा की रोजी रोटी चलती रहे। एक और सबूत देता हूँ, माननीय मोदी जी ने मध्य प्रदेश की एक जनसभा में क्षेत्रीय दलों को एक धमकी दी कि भाई हम भ्रष्टाचार के तहत उनको। ठीक है, फिर राब्ता करने की कोशिश करेंगे। महेश वर्मा जी, तमाम इल्ज़ाम आपने सुने और आपने कहा कि मुसलमानों के हुकूक को यहाँ पर जो है प्रोटेक्ट करने की बात कही जा रही है। उनको उठाने के लिए इस तरह यूसीसी एक कानून लाने की बात पीएम मोदी करते हैं, लेकिन मौलाना शहाबुद्दीन साहब हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने एक आवाज़ में, बुलंद आवाज़ में इसकी मुखालफत का फैसला किया है। किस तरह से तस्लीम किया जाएगा इससे आगे? मतलब इस तरह की सोच और समझ को और इस तरह के सवाल और इस तरह के मुखालफत को जो है हम ये देश विरोधी करार दें या देश हित में कहें। सवाल है कि ये देश 150 करोड़ लोगों का है, सिर्फ मुसलमानों का नहीं है। और पर्सनल लॉ जो है, पर्सनल लॉ बोर्ड ईसाइयों के पास भी वही अधिकार और हक हकूक है जो आज कहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पास है जी। किसी ईसाई नेता ने, किसी ने भी इस तरह मुखालफत नहीं करी। लेकिन सवाल यह है, लोग जब मुखालफत करते हैं तो वो उन लोगों के कहीं अधिकार का हनन करते हैं जो रेस्ट ऑफ, मान लीजिए कि अगर कहीं 23 करोड़ 24 करोड़ मुसलमान है, बाकी 125 करोड़ जो पॉपुलेशन है जिसके लिए, जिसके ऊपर ये समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। आपको जो मर्जी वो करना है आप करिए ना इस देश में। लेकिन राय तो सबकी आम है महेश वर्मा जी, राय तो सबकी इकट्ठी करने की कोशिश की गई है, आपकी आवाज सही तरीके से हम तक नहीं पहुंची। फिर राब्ता करेंगे आपसे। विजय कौशिक साहब, अपनी बात मुकम्मल करें। ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, मणिपुर इतना इंपॉर्टेंट मामला है, उसके ऊपर कोई बात नहीं हो रही मोदी जी द्वारा। इसके अलावा मध्य प्रदेश में जिस तरह से उन्होंने क्षेत्रीय दलों को धमकी दी और 24 घंटे के अंदर अंदर केजरीवाल सरकार द्वारा उसका समर्थन किया जाना, इस बात को दर्शाता है कि इस देश में जो मोदी सरकार का रवैया है वो केवल यही है कि जनता का ध्यान मूल मुद्दों से भटकाओ, और जो लोग इसका विरोध करें उन्हें कहीं ना कहीं इस तरह से अटका दीजिए, चाहे वो विरोधी दल हो चाहे कोई भी हो, कि उनको या तो सीबीआईडी की जांच में फंसा दो या फिर हिंदू मुस्लिम करके देश को भाईचारे में आग लगाने की जो इनकी कवायद है उसमें झोंक दो, तभी लोग बात नहीं करेंगे। आप मुझे बताइए, किसी के घर पर संकट होगा तो रोजगार की बात कौन करेगा? जान बचाने की जहां बात आती है वहां लोग रोजगार को भूल जाएंगे, महंगाई को भूल जाएंगे। देश के ऊपर जो विदेशी कर्ज बढ़ चुका है, 44 लाख करोड़ से 144 लाख करोड़ हो चुका है,
उसकी कोई बात ही नहीं करेगा, इनके घोटालों की कोई बात नहीं करेगा। आप ये देखिए, नमामि गंगे परियोजना घोटाला, पीएम केयर्स घोटाला, 100 स्मार्ट सिटी बनाने की इन्होंने बात की थी, एक भी बनाकर दिखाई हो तो बता दीजिए, जबकि लाखों करोड़ खर्च कर चुके हैं। तो ये जो यूसीसी के नाम पर जो हो रहा है वो केवल ध्यान भटकाने की साजिश है। इसलिए मैं कहता हूँ, चाहे देश के मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, कोई इसका विरोध ना करे। इनको जो मनमानियां करनी है कर लेने दीजिए, समय आएगा इन सब चीजों की दोबारा से समीक्षा होगी और देश की जनता के हिसाब से चलेगा। ठीक है, मुखालफत तो बहरहाल चल रही है विजय साहब, क्योंकि मौलाना शहाबुद्दीन हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने भी अपना मौक़िफ़ साफ किया, लेकिन हम समझने की कोशिश करें कि तब्दीलियां जो हैं वो क्या क्या देखने को मिलेंगी। संजय साहब, आपका रुख करना चाहेंगे। 2018 का मैंने पहले भी जिक्र किया था कि लॉ कमीशन ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर रिपोर्ट दी थी। पर्सनल लॉ और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कमीशन ने कंसल्टेशन पेपर जब जारी किया था तब कई सुझाव पेश किए गए। कहा गया कि स्टेज पर तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत नहीं, लेकिन बदलाव करने की ज़रूरत है, तरमीम करने की ज़रूरत है पर्सनल लॉ बोर्ड में। क्या आपको महसूस होता है 2018 से 2023 का ही वक्त है, कई साल बीत चुके हैं, जो तरमीम उस कंसल्टेशन पेपर में एडवाइस की गई थी, क्या उन पर किसी तरह का अमल किया गया है? क्या हालात अभी बदले हैं कि यूसीसी पर फिर इतनी जल्दी जिक्र किया जाना चाहिए? मैं आपकी तारीफ करना चाहूंगा कि आपने अच्छी रिसर्च की हुई है, सबसे पहले। दूसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, 2018 में जो रिपोर्ट आई थी उसने कहा था कि कुछ एकदम मत बढ़िए, स्टेप वाइज चलिए। अगर आप मेरी बात को स्वीकार करें तो वो जो 6 साल बीत गए उनमें क्या कोई स्टेप लिया गया था? मैं अपने आप से एक सवाल पूछता हूं तो मैं उसका जवाब भी दे देता हूं कि कोई स्टेप नहीं लिया गया। दैट वुड हैव बीन द बेटर वे। बिल्कुल सही आपने फरमाया। अगर हम धीरे धीरे एक चीज को एक बड़े प्यार से सौहार्दपूर्ण तरीके से जिसे कहते हैं वो लेके आते तो बहुत बेहतर होता। और इन तमाम, विजय जी बात कर रहे हैं, महेश भाई ने बात करी, इन तमाम लोगों की कोई कंफ्यूजन बताता है कि वो हो रहा। मेरे हिसाब से जो मैं समझता हूं और जो राइट वे भी होगा, एक हमको पहले एटमॉस्फियर ऑफ ट्रस्ट बनाना होगा। एक तमाम जो तंजीमें हैं उनको अपने सबसे पहले एक ट्रस्ट बने और उसके बाद किसी को आप डंडे के जोर से कोई नहीं कर सकते। इसलिए यूसीसी की सबसे पहली रिक्वायरमेंट, अगर आप मुझसे पूछे तो मैं कहूंगा वी मस्ट हैव ए एटमॉस्फियर ऑफ ट्रस्ट इन अमंगस्ट ऑल द पार्टिसिपेंट। कौन है वो पार्टिसिपेंट? मुस्लिम पक्षकार हैं, ईसाई और तमाम धर्म, जैन, बुद्धिस्ट, हिंदू, सबको ऊपर पहले एक ट्रस्ट बनाइए। सबको ये लगे कि नहीं आपकी बेहतरी के लिए काम हो रहा है, तब उसके बाद आप करेंगे तो ये सफल, मुझे ऐसा लगता है कि सफल प्रयोग होगा। और खास तौर से देखिए, विजय कौशिक आज क्यों विरोध कर रहे हैं? क्योंकि उनकी बात को स्वीकार भी कर रही है लोग, क्योंकि अब चुनाव आ रहे हैं। उनका ये कहना कि 2018 में ये किया गया, 2023 में ये हुआ, इसका जवाब महेश भाई को देने में दिक्कत हो रही है। क्योंकि हाँ, ये प्रतीत हो रहा है, दिख रहा है कि, लेकिन साथ ही अगर मैं महेश भाई की बात कहूं तो बीजेपी के तो जो उनका पत्र है उसमें लिखा हुआ है ये शुरुआत से। लेकिन आज इन तमाम पॉलिटिकल चीजों में ना जाएं, बेहतरीन और सही रास्ता जो है वो यही है कि लेट अस हैव ए गुड एटमॉस्फियर, एक फेथ हो तमाम लोगों में कि ये हमारी बेहतरी के लिए किया जा रहा है। अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग बैठ के 4 सुझाव देते हैं तो उसमें सोच के उनमें से उस सुझाव को स्वीकार किया जाए। ऐसा क्यों नहीं एटमॉस्फेयर हम लोग बना लेते? कोई भी मौलाना, कोई भी मुफ्ती इसका विरोध नहीं करेगा, ये मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं, और कोई भी रिलीजियस लीडर, हिंदूज का भी और बाकी लोगों का भी इसका विरोध नहीं करेगा। क्योंकि अगर कोई चीज मेरी आपकी बेहतरी के लिए हो रही है तो क्यों नहीं हम अडॉप्ट करेंगे उसको? जाहिर सी बात है। ठीक है महेश जी, आपने सुना संजय जी ने किस तरह से कहा, क्योंकि हम आर्टिकल 44 का भी जिक्र कर चुके हैं। उसमें कहा गया कि रियासतें इस बात का फैसला करें कि क्या यूसीसी लाने की सूरत में इस वक्त लोग नजर आते हैं। अगर मुतमईन कर लिया जाता, अगर लोगों को माइल कर लिया जाता, क्या तब्दीली 2018 से अब तक 2023 में आई है? ज़ाहिरी तौर पर जो इल्ज़ाम लग रहे हैं उसका जवाब अब तलाशने की कोशिश आवाम भी कर रही है, अपोजिशन पार्टियां भी कर रही हैं कि हालात में तरमीम किस तरह से की गई, क्या बदलाव आया है इन 4-5 सालों में कि दोबारा यूसीसी की जो गूंज है वो एक बार फिर से इलेक्शन से पहले सुनाई देने लगी। 9 जनवरी 2023 को क्या सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी के एजेंडे को लागू किया, जब गुजरात और उत्तराखंड के ऊपर
याचिका दाखिल की गई और कहा गया कि कॉमन बिल को लाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जी क्या एजेंडा पे काम कर रहा है सुप्रीम कोर्ट? क्या देश के संविधान का आर्टिकल 44 जो है अगर इस देश में लागू हो जाता है तो कौन सा वो फंडामेंटल राइट है जो प्रभावित है? सवाल महेश जी यही है कि आर्टिकल 44 अगर नाफिज होता है उसमें मर्जी भी तो शामिल होनी चाहिए। जटिलताएं अगर हैं तो पहले उन्हें दूर करने की बात कही गई, उसके बाद इस पर अमल करने की बात कही गई है। हालांकि एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, उसके बाद आपसे इसका जवाब लेंगे। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका खैर मकदम है। यूसीसी पर चर्चा इस वक्त कर रहे हैं कि यूसीसी अगर नाफिज होता है, लाया जाता है, तो फिर किस तरह के हालात यहां पर तब्दील होते हुए नजर आएंगे। इस बीच आपको बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से मुसलमानों को क्या फायदा होगा या नुकसान होगा, इस पर एक सर्वे किया था, रायशुमारी हमने लोगों से कराई और जो रिस्पॉन्स मिले वो भी आपको बता दें। 16% लोगों का कहना है कि फायदा होगा अगर यूसीसी लाया जाता है, वहीं 84% लोगों का ये कहना है कि नुकसान होगा अगर यूसीसी नाफिज किया जाता है। मुसलमानों के बीच ये रायशुमारी की गई थी, ये सर्वे किया गया था और सर्वे के रिजल्ट इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए ये सर्वे इकट्ठा किया गया। 16% मुसलमानों का ऐसा मानना है कि फायदा होगा अगर यूसीसी लाया जाता है मुल्क के अंदर, वहीं 84% लोगों का कहना है कि इससे साफ तौर पर नुकसान होगा। और खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ बने हुए महेश जी से हम बातचीत कर रहे थे। ब्रेक पर जाने से पहले महेश जी, एक सर्वे भी जी सलाम की ओर से भी कराया गया, इस प्लेटफॉर्म से भी हमने लोगों से उनकी राय जानने की कोशिश की। जिस तरह सरकार ने भी अभी राय और मशवरे मांगे हैं लोगों से, 13 जुलाई तक वजीर कानून की ओर से कहा गया कि अभी वेट करना चाहिए यूसीसी पर क्या तस्वीर बनती है, क्या मौक़िफ़ रहने वाला है, क्योंकि राय आप करवा रहे हैं, राय शुमारी के लिए बात कही गई, मशवरे इकट्ठा किए जा रहे हैं। अगर इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं तो फिर अगला स्टेप क्या रहेगा? ये ऊपर भी इसी तरह का सर्वे मैंने देखा था, उसमें तो ठीक है। महेश जी, आपसे राब्ता नहीं हो पा रहा, आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा ब्रेक हो रही है। विजय जी का रुख करना चाहेंगे। विजय जी, आपने कहा मुखालफत नहीं होनी चाहिए, सरकार जिस तरह से इस वक्त अपने फैसलों को एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रही है, हाँ में हाँ मिलाएं और फिर बाद में सूरत हाल जो होंगे उनमें तब्दीली देखी जाएगी। क्या इतने हौसले बुलंद है कांग्रेस पार्टी के? 2024 में ये इतना बड़ा तब्दीली जो है, तरमीम जो है सरकार में, वो देखी जा रही है कि अभी लोग बर्दाश्त करें, अपने हुकूक की बात अभी ना की जाए, इस तरह का स्टेटमेंट क्यों कांग्रेस की ओर से रखा गया? यह इसलिए रखा गया है कि हमें ये देखना होगा कि केंद्र में कौन सी सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो कि जातिवाद की राजनीति करती है, जो हिंदुओं को बरगलाती है कि वो हिंदुओं के हितों के लिए पैदा हुए हैं कथित रूप से। इसलिए उनके नेताओं द्वारा कहा जाता है कि गोली मारो, और यही लोग आतंकवादी होते हैं, बुरखे में आतंकवादी होते हैं, ले देकर घूम फिरकर बातें वही है कि भी मुसलमान इस देश के लिए खतरा है, इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाया जाना चाहिए। और आप ये देखिए कि दावे के साथ डंके की चोट पर कहा जाता है कि देखिए इतने कट्टर हिंदू हैं मोदी जी कि कभी मुस्लिम टोपी नहीं पहनते, मुस्लिम आयोजनों से दूर रहते हैं। इस तरह की बातें तो भाजपा द्वारा ही कही जाती हैं। तो मुझे ये बताइए कि भाई वो क्या इस मुद्दे पर मुसलमानों की सुनेंगे? मतलब ही नहीं। एक तरफ तो ये कहते हैं कि वो मुसलमानों का विश्वास जीतने के लिए काम कर रहे हैं, तो भाई कैसे काम कर रहे हैं मेरी समझ से बाहर है। वो दरअसल एक माहौल देखिए, ना वो हिंदुओं के भले हैं ना वो मुसलमानों के भले हैं, मोदी जी केवल कुर्सी के भले हैं। अब जैसे ही उनको ये जानकारी मिली कि उत्तर भारत में उनकी सीटें घट रही हैं, तो उन सीटों को बढ़ाने के चक्कर में उन्होंने मुसलमानों का विश्वास जीतने का एक शगुफा छोड़ दिया। और उसमें भी उन्होंने ये कहा कि मुसलमानों के अंदर जो पसमानदा मुसलमान हैं उनके साथ तो बड़ा जुल्म हुआ है, वो तो बड़े पिछड़ गए हैं, हमें उनका विश्वास जीतना है। यानी कि हर जगह वोट बैंक की राजनीति देखते हैं। इन्होंने देखा कि मुसलमानों में पसमानदा मुसलमानों के वोटों से इनका काम चल जाएगा, इनकी सीटें निकल जाएंगी, तो इन्होंने केवल पसमानदा मुसलमानों की बात की।
तो भाई बाकी मुसलमान क्या मुसलमान नहीं है? तो ये लोग राजनीति के बड़े, इन्हें चतुर खिलाड़ी कह लीजिए या चतुर ठग कह लीजिए, आप इन्हें कुछ भी नाम दे सकते हैं। इनका एक ही धर्म ईमान है, वो कुर्सी है। इनके लेके हिंदू मरे चाहे मुसलमान मरे, इन्हें कोई लेना देना नहीं है। वरना कभी आपने सुना कि देश की राजधानी में जिसकी कानून व्यवस्था केंद्र सरकार के अधीन हो, वहां 2-2 बार दंगे हो जाए? वो राज्य है हिंदू मुस्लिम दंगों की भेंट चढ़ जाए, लेकिन हुआ है। आप ये देखिए। तो ऐसे इन्हें यूसीसी से कोई मतलब नहीं है, ऐसे इन्हें सीएए से कोई मतलब नहीं है, ऐसे इन्हें रोहिंग्या मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। क्यों? इनके राज्य में खूब बस रहे रोहिंग्या मुसलमान, लेकिन चूंकि कुल मिलाकर कहना यह है कि और भी कई मुद्दे हैं जिन पर ध्यान देने की इस वक्त जरूरत है। यूसीसी से ज्यादा जरूरी जिन्हें अपोजिशन जमातों की ओर से बताया जा रहा है। ठीक है संजय साहब, आपका रुख करना चाहेंगे यहाँ पर। आपने भी अभी जिक्र किया था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लागू करना चाहते हैं, सबकी जो इत्तेफाक राय है वो इसी तरह से कायम हो सकती है कि एक ट्रस्ट का एटमोसफेयर क्रिएट हो जाए। लेकिन जिस तरह से पर्सनल लॉ बोर्ड्स हैं, तो मुख्तलिफ मज़ाहिब के इस वक्त लोग मानने वाले हैं, अगर पर्सनल लॉ बोर्ड्स की कुछ ऐसे भी चीजें सामने रखी जाती हैं, एक्सपेक्टेशंस कुछ सामने रखी जाती हैं, तो क्या ये मुमकिन है कि यूसीसी को लाया जाए लेकिन कुछ जो कंडीशंस हैं उनके तहत लाया जाए? इस तरह की सूरत हाल बनती हुई भी नजर आ सकती है क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और यही सूरत हाल जो है वो सही रहेगी जहां पे देखिए कुछ एक एक्सेप्शंस भी क्रिएट करने पड़ेंगे कानून के। कानून एक बना दिया जाएगा, आप एक जैसा भेड़ चाल तो नहीं हो सकती ना कि जो कानून, तो इसीलिए हर जगह के हिसाब से उसको हर व्यक्ति के आधार पे उसमें कुछ एक एक्सेप्शंस क्रिएट करनी पड़ेंगी। जो एक्सेप्शंस मैं नहीं बता सकता हूं, वो एक पहले खाका बनाया जाएगा कानून का, उस खाके को जब डिस्कशन किया जाएगा उसमें कोई भी पक्षकार, जो बाकी लोग हैं उनके भी कई सजेशंस होंगे बाकी धर्मों के, सिर्फ ये मुसलमानों को ही सजेशन नहीं देना होगा, बाकी लोग भी सजेशन देंगे और उसके बाद एक मजबूत परिपक्व कानून बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता है, मैं ये कह रहा हूं। और उसमें ये भी एक बात है कि वो कानून जब बन जाएगा तो वो दोनों को स्वीकार भी होगा जी। बड़े स्पष्ट, क्योंकि उनकी सहमति से बन रहा है। इसलिए एटमॉस्फेयर ऑफ ट्रस्ट, जैसा मैंने शुरुआत में कहा, सबको बैठ के, जैसा कि सरकार कहती है, सबका साथ लेके ही काम करना है। तो जब तक सबका साथ नहीं लिया जाएगा तब तक मजबूत कानून नहीं बन पाएगा, वीक कानून रहेगा और फिर उसकी अपनी खामियां रहेंगी, उस पर मैं जाना नहीं। बिल्कुल, आपने कहा बातचीत के जरिए से सुलझाने की जरूरत है संजय साहब, लेकिन जिस तरह से मशवरे अभी मांगे गए हैं, 13 जुलाई तक सभी अपने मशवरे साझा कर देंगे, उसके बाद अगर इत्तेफाक राय कायम नहीं होती तो फिर उस सूरत में क्या किया जा सकता है? देखिए, ऐसी सूरत हाल में अगर इत्तेफाक राय नहीं कायम हो रही, इसी वजह से तो सब लोग बैठेंगे जी। इसी वजह से तो जैसे जिन जिन चीजों पे एक डिसकंटिन्यूटी है, उन इश्यूज को डिस्कस किया जाएगा और डिस्कशन से बड़े बड़े जो है लड़ाइयां, बड़े बड़ी चीजें सॉल्व हो गई तो ये तो बहुत ही छोटा सा मसला है, मेरा ख्याल है। बैठ के जब आमने सामने बैठ के बड़े बड़े मनमुटाव दूर हो जाते हैं, बड़ी बड़ी जो प्रॉब्लम्स है वो दूर हो जाती है, तो ये तो कोई चीज नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। ठीक है, विजय साहब भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विजय साहब, आपसे समझना चाहेंगे, इल्ज़ाम लगाया जाता है कि सियासी मफाद के लिए इस तरह के मुद्दों को इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अब जो सुखपुकाहट है वो मॉनसून सेशन तक पहुंचने की अब तेज़ हो गई है कि यूसीसी पर बिल लाया जा सकता है, चर्चा हो सकती है। ऐसी सूरत हाल में फिर कांग्रेस का क्या मौक़िफ़ रहेगा, ये भी आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, निश्चित तौर पर अगर हम इस तरह की घटनाओं में अपनी कोई अहम भूमिका दे पाते संसद के अंदर, तो निश्चित तौर पर हम उस काम को करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, देश की जनता को भाजपा आज भी कोई जवाब देने की स्थिति में नहीं है कि भाजपा के अनेक नेता एक तरफ तो ये कहते हैं कि गौ मांस खाना उनका अधिकार है, दूसरी तरफ भाजपा के अधिकांश नेता ये कहते हैं कि गौ हमारी माता है और पूरे देश में जो है गौवध अधिनियम लागू होना चाहिए। तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि देखिए, एक पार्टी में एक मुद्दे पर एक राय नहीं है। वो चाहती है कि देश के सभी लोग एक मुद्दे पर एक राय रखें जी। और असलियत में तो वो चाहते ही नहीं है। वो तो ये चाहते हैं मुसलमान जितना विरोध करेगा किसी भी मुद्दे पर, उससे बीजेपी को फायदा होगा। यही कारण है कि वो हर चीज केवल थोपना चाहते हैं। मैं दावा करता हूँ मुसलमान जितना विरोध करेगा उसके बावजूद भी
ये कानून लाया जाएगा, लागू किया जाएगा, क्योंकि भाजपा यही चाहती है और वो यही चाहती है ज्यादा से ज्यादा विरोध हो। अरे मैं ये कह रहा हूँ कि भाई अगर कोई हमारे देश में आग लगाना चाहता है और उसे एक मुद्दा चाहिए, अगर मुसलमान देश का मुसलमान उनसे वो मुद्दा ही छीन लेगा तो क्या होगा? कल को यही भाजपा वाले कहेंगे कि नहीं यार, इस कानून की तो जरूरत ही नहीं है जी। तो देश के मुसलमानों के ऊपर बहुत। लेकिन विजय साहब, इस बात से तो आप ये कह रहे हैं कि तस्लीम कर लिया जाए जो भी फैसला किया जा रहा है, क्योंकि अभी राय मांगी गई है, मशवरा मांगा गया है, तो फिर किस तरह से अगर लोग सुझाव आगे रखेंगे तो इस पर किस तरह फैसला लिया जाएगा? ये तो सीधी सी बात है कि जो भी कहा जा रहा है उसे तस्लीम कर लिया जाए, फिर तो राय शुमारी की, सर्वे की जरूरत ही महसूस नहीं होगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। संजय जी, आपका भी बेहद शुक्रिया हमें अपना वक्त देने के लिए। और इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, आदाब।